अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? सो दिस राइट हियर इज क्वेश्चन नंबर 26. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 26 says a journey consists of two displacements. The first is 500 in the northerly direction and the second is 200 meters in the east. All right, in the space below draw to scale a vector diagram for these displacements. तो हमें जो है वो यस, सो वी नीड टू ड्रॉ वेक्टर डायग्राम. ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम सवाल जो है वो आपकी वीडियोस के अंदर सॉल्व हुआ हुआ है. तो आप शायान, तो उसको जो है वो एक बार ज़रूर जाके देखना कि किस तरह से मैंने चीज़ें जो है वो ड्रॉ करी है. बट एसेंशली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ के यू वांट टू ड्रॉ 500 मीटर्स. ठीक है, you want to draw what? You want to draw 500 meters and you want to draw 200 meters. So what's the first step in drawing vectors? Scale करेंगे, सही है ना? So the first step is scale. So you need to scale 500 and you need to scale 200. ठीक है? The one very easy one would be कि आप जो है वो 1 centimeter is equals to 50 meters कर दें. सही है? तो 1 centimeter is 50 meters. अगर हम रखते हैं तो 50 divided by 500 divided by 50 is going to give me 10 centimeters and 200 divided by 50 is going to give me 4 centimeters. ठीक है? Now this 10 centimeter line is towards the north and this 4 centimeter line is going to be towards east. All right? So east is to the right. So आप एक 10 centimeters की line बनाएंगे. So hey, this is approximately 10 centimeters and towards the east means towards the right. आप एक 4 centimeter की line बनाएंगे. सही, अब जाहिर सी बात है, this is not an exact drawing. Exact drawing नहीं है, but this is how it should look. All right. पहले 10 centimeters, बाद में 4 centimeters, या पहले आप 4 centimeters बनाओ और उसके आगे आप 10 centimeters बनाओ. So first 4 centimeters and then 10 centimeters. That's gonna be completely fine. क्या हुआ? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा, यहाँ पे everyone. So it doesn't really, बेटा everyone बैठ जाओ. राव. Now over here it doesn't really matter कि आप पहले 10 centimeters पर बाद में 4 या पहले 4 centimeters बाद में 10 बनाएंगे. The resultant is still going to be almost exactly the same. सही है, resultant जो है वो आपका head to tail rule means tail to head इस तरह से join होगा, tail to head ये भी इसी तरह से join होगा. So you're still gonna get the exact same resultant irrespective of which vector you're going to draw first. All right? अच्छा, अब उस पर मैं आता हूँ. Now एक तरीका है जो आपने शो करना है. सही है, दैट्स one way is to make sure that you do the correct method according to O level physics. According to O level physics अब आपने क्या करना है? You are going to put a scale over here. ठीक है, आप यहाँ पे एक स्केल रखेंगे एंड आप मेजर करोगे कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी आ रही है. पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे. हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज हेड टू टेल रूल के अंदर यू नीड टू शो मेजरमेंट्स. पाइथागोरस थ्योरम डज नॉट शो मेजरमेंट्स. ऑलराइट, सो पाइथागोरस थ्योरम के लिए इसके साथ बी केयरफुल कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स. वाई? बिकॉज आपके पास जो हेड टू टेल रूल है, जो आपके पास पैरेललोग्राम मेथड है, वो रिक्वायर्स मेजरमेंट्स. सही है, सो आप पहले एक मेजरमेंट लोगे फिर दूसरी मेजरमेंट लोगे. डायग्राम अगर बनानी है तो डायग्राम बनाने के लिए वो मेजरमेंट्स लेना ज़रूरी है. यू कैन नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है ना, इन द स्पेस बिलो ड्रॉ टू स्केल अ वेक्टर डायग्राम. वैसे तो आप कह सकते हो कि अच्छा ठीक है, 500 मीटर्स नॉट 200 मीटर्स ईस्ट, तो 500 मीटर्स नॉट 200 मीटर्स ईस्ट, ये 500 होगा, ये 200 होगा. You're going to use Pythagoras theorem. This right here is going to become 29,000, 290,000, sorry. ये आ गया. And then you're going to say कि इसका रूट कितना होगा? इसका रूट should be approximately in the range of 5 या 540. ठीक है, 540 के आसपास इसका रूट होगा, तो आपके पास रिजल्टेंट 540 न्यूटन आप मीटर्स आ जाएगा. एंड फिर आप साइन को साइन टेंजेंट लगा के ये वाला एंगल दे देंगे. दैट्स कम्प्लीटली फाइन, कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट डूइंग दैट ओनली टू कंफर्म और टू रीअफर्म योर आंसर. ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन इज कि यार आपने मेजर किया, मुझे बताओ 29,000 290,000 का रूट कितना है?
290,000, मतलब 29 के आगे 4 जीरोस, या 29 का रूट बता दो। तो या तो 538.5 है। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो लाइन आपको मिलेगी ना, दैट्स गोइंग टू बी 10.6 सेंटीमीटर्स। ये जो लाइन आपको दिखेगी ना, दैट्स गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 10.6 सेंटीमीटर्स। अगर हम 10.6 या 10.8 कर देते हैं इसको, सही है। सो इफ दैट्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल इज हाँ, 10.9 is not going to give you 10 वो 540, 10.9 is going to give me 545, 538 है ना, तो मैं 540 पे अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। सही है। ये आपके पास आ गया 10.8 सेंटीमीटर्स। सही है। 10 और 4 का 10 और 4 के ऊपर पाइथागोरस लगाओगे तो आपके पास तकरीबन 10.8 ही आएगा। 10.8 आ रहा है। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली राइट। अच्छा, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आ जाए, हाँ जाओ जाओ। So now essentially what you are going to do is, आपने लेंथ मेजर करी, आपने लेंथ मेजर, यहाँ पे देखो एवरीवन, बातें नहीं, आपने लेंथ मेजर करी, आपकी लेंथ आ रही है 10.2। आपने लेंथ मेजर करी, आपकी लेंथ कितनी आ रही है? 10.2 आ रही है। पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि यार आपकी लेंथ आनी कितनी चाहिए? 10.8 और 10.2 में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इतना डिफरेंस अलाउड होता नहीं है। सही है। तो यू नो कि यार मेरा ये डिफरेंस आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप 10.2 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? भले लेंथ 10.2 है, आप लिखेंगे क्या? 10.8 ही लिखेंगे। सही है। दैट्स द रोल ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। डज दैट मेक सेंस? सही है। तो पाइथागोरस थ्योरम को खाली आप रीचेकिंग के लिए यूज करोगे कि पहले वैल्यूज लिखने से पहले, अब यहाँ पे आपने डायग्राम बना लिया, लेकिन डायग्राम को लेबल और वैल्यूज लिखने से पहले आप क्या करोगे? आप खाली पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक कर लोगे कि एक्चुअल वैल्यू आनी क्या चाहिए। अगर आपकी वैल्यू उसके आसपास है, गुड। अगर आपकी वैल्यू उसके आसपास नहीं है, तो आप एग्जैक्टली और जो पाइथागोरस थ्योरम वाली वैल्यू है उससे 0.1 ऊपर 0.1 नीचे कोई वैल्यू भी उठा के लिख देंगे। तो अज्यूम करेंगे ये 10.2 आ रही है, बट पाइथागोरस थ्योरम सेज 10.37। सो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आप, सॉरी 10.77, तो आपने 10.8 की जगह पे 10.7 लगा दिया, बिकॉज 10.2 के ज़्यादा वो करीब है, या 10.6 लगा दिया, इवन दैट शुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है। बट खैर, सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर आपकी लेंथ जो है वो 10.8 सेंटीमीटर्स आ रही है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? पहले हमने वैल्यू को स्केल से डिवाइड किया था, अब लेंथ से वापस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 50 एंड दैट्स गोना गिव मी 540 मीटर्स। ना 540 मीटर्स आपका मैग्नीट्यूड तो आ गया। स्केल हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इज 50 मीटर्स। ठीक है। साइज जो है या मैग्नीट्यूड, साइज या मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज हाउ मच? दैट्स 540 मीटर्स। अब आ गई बात डायरेक्शन की। सही है। तो डायरेक्शन आप कैसे दोगे? यू आर गोइंग टू पुट अ डी ओवर हियर। आप यहाँ पे इस तरह से एक डी रखेंगे और डी से एंगल मेजर कर लेंगे कि यार ये एंगल कितना है। ठीक है। हाँ, नहीं, इस तरह से रखोगे, दिस इज गोइंग टू बी योर डी। ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप डी जो है कुछ इस तरह से रखोगे और डी से मेजर कर लोगे कि यार ये वाला एंगल कितना बन रहा है। सही है। नाउ तो आई एम कमिंग टू दैट। सो डी से आपने एंगल रखा। नाउ कमिंग टू द मिस्टर बिलाल्स क्वेश्चन के ये बी डी हमने इस वजह से क्यों रखा, क्योंकि आपका डायरेक्शन जो है वो जनरली होता है एक बेरिंग। आपका डायरेक्शन जो है वो जनरली क्या होता है? मैथ के बेरिंग सबको याद है। सही है। तो आपका जो डायरेक्शन होता है दैट्स जनरली अ बेरिंग। ऑल राइट। एंड टू फाइंड आउट द बेरिंग यू नीड द एंगल फ्रॉम द नॉर्थ। सो दिस राइट हियर इज योर नॉर्थ। ये वेक्टर ऑलरेडी नॉर्थ की डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ से आपका रिजल्टेंट जो भी एंगल बना रहा होगा वो आपका बेरिंग होगा। दैट्स एग्जैक्ट सेम थिंग इज गोइंग टू बी योर बेरिंग। हाँ, आ रहा हूँ मैं उसके ऊपर। Now, essentially, to find out the bearing, what are you going to do? You can easily use the tangent. Tan of theta is going to be equals to what? So, tan of theta is going to be equals to opposite upon adjacent. All right. So, the opposite is what? The opposite is 4 and the adjacent is 10. Agreed? So, tan inverse of 0.4, theta की value कितनी आ रही है?
Tangent inverse of 0.4. 21.8. सही है, 21.8 डिग्रीज आ रहा है, तो आप यहाँ पे 21.8 डिग्रीज एग्जैक्ट आ रहा है ना. आपने मेजर किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका आ रहा है 30 डिग्रीज, तो आप क्या करोगे? नहीं सॉरी, 38 नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया ये तो. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका आ रहा है लेट्स से 23 डिग्रीज, 21.8 एक्चुअल होना चाहिए, आप ला रहे हो 23, तो आप क्या करेंगे? आप 23 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? मे बी 22 या इस तरह से कुछ. सही है, तो आपने लिख दिया कि यार एक्चुअल आंसर, मेरा आंसर जो है वो कितना आ रहा है, तकरीबन 22 डिग्रीज आ रहा है. अगर 21.8 जो एक्चुअल वैल्यू है उसके रिलेटिवली काफ़ी करीब है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे ओनली टू रीअफर्म योर आंसर. ठीक है, यू आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू यूज़ पाइथागोरस टू सॉल्व करने के लिए आपको पूरी की पूरी डायग्राम बनानी पड़ेगी. देयर इज़ नो अदर वे. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? ठीक है, ये चीज़ जो है वो सब लोग बैठ के लिख लो. हाँ, अगर इस ट्रायंगल में डी रखेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट इज, अब मुझे पता है कि यार ये ईस्ट है. सही है, तो ये ईस्ट है, तो इसके हिसाब से आई एम गोइंग टू पुट द डी ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू मेजर दिस एंगल, कि ये वाला एंगल कितना है, और फिर 90 में से माइनस कर देंगे. बिकॉज टेक्निकली ऑन 90 डिग्रीज यू आर गोइंग टू हैव योर नॉर्थ, राइट? यू आर गोइंग टू हैव नॉर्थ एट 90 डिग्रीज. तो आपने ये वाला एंगल जो है वो मेजर किया, 90 में से माइनस कर दिया, तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा. पैरेललोग्राम मेथड यूज़ कर लो, बट वो लंबा होता है जनरली, रिलेटिवली लॉन्ग लेंदी है. इस तरह से आई सॉल्व आई डोंट इवन टीच माई स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम. आई हैड टू टेल रूल इज मोर देन इनफ. क्या हुआ? क्यों बुला क्यों रहे? हाँ, क्यों बुला रहे? अच्छा, ये कहानी क्लियर है. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रीअफर्म करेंगे कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है. नाउ अनदर जर्नी कवर्स, हाँ बोलो शायद, क्या समझ में नहीं आया? साइज, साइज के लिए आपने सिंपल इतना करना है बेटा कि यू एक्चुअली मेजर दिस लेंथ राइट हियर. ठीक है, ये लेंथ आपने मेजर कर ली. अब आपका जो स्केल है, एक्चुअल लेंथ से स्केल लेंथ जाने के लिए हमने स्केल से डिवाइड किया था. अब जो आपकी स्केल लेंथ आ रही है 10.8, उसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाएगा कि वो कितना. तो दैट 10.8 बार टाइम्स 50 इज 540. डज दैट मेक सेंस? बाकी एंगल समझ में आ गया? हाँ, लेकिन अगेन जाहिर सी बात है, क्योंकि पेपर जो है उसके हिसाब से चल रहा है, तो यू शुड जनरली टेक वैल्यूज दैट गिव यू डायग्राम अ लिटिल लेस देन 10 सेंटीमीटर्स, या 10 सेंटीमीटर्स तक भी फाइन. बट आपकी जो कोई भी लेंथ होनी चाहिए वो 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए. अगर वो 4 सेंटीमीटर से कम होगी तो आपकी डायग्राम बहुत छोटी बनेगी, आपकी वैल्यूज ऑफ आना शुरू हो जाएंगे. तो कोशिश ये करनी है. अब जाहिर सी बात है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक जो है वो 10 है और एक जो है वो 12 है. चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव 10 न्यूटन्स का फोर्स और उसमें 120 न्यूटन्स का फोर्स ऐड हो रहा है. तो इसमें अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है 10 न्यूटन्स पर सेंटीमीटर का स्केल लेने के लिए, जिसमें एक 12 सेंटीमीटर्स की लाइन बन जाएगी और एक 2 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी. क्योंकि उसके अलावा अगर आप 5 न्यूटन्स इज 1 सेंटीमीटर का स्केल लेते हैं, तो फिर वो 24 और 4 सेंटीमीटर्स की लाइन आ जाएगी. 24 सेंटीमीटर्स आप बना नहीं सकते पेज के ऊपर, इतना बड़ा पेज है ही नहीं आपके पास. ठीक है, तो अगेन हत्तल इम्कान, द मैक्सिमम यू कैन, यू ट्राई टू टेक अ स्केल दैट गिव्स यू अ लेंथ इन बिटवीन 4 and 10 centimeters, but sometimes there are exceptions. So in that case what you are going to do is you're just going to pick an appropriate scale, but you need to pick a scale that does not give you any individual value that's more than the length of the page. अगर कोई स्केल आपको 30 या 40 सेंटीमीटर्स दे रहा है, तो ऑफ कोर्स आप वो 30-40 सेंटीमीटर्स की लाइन बना नहीं सकते. ठीक है, सुभान जाग जा. अग्रीड, ये बात क्लियर है? ठीक है. Now another journey covers a distance of 700 meters. Describe how is it possible that this journey has no resultant displacement.
because he went to a certain place and then came back. सही है, तो he would have covered the distance of 700 meters, but the displacement would have been 0. So you can say that journey starts and ends at the same point. So if you start and end the journey at the same point, your displacement is going to be what? Your displacement is going to be 0. Yeah. Question number 27 पर आ जाते हैं. जल्दी लिखना शुरू करो बेटा. Question number 27 says a motor used to operate lift. There is a man in the lift and the input power to the motor is 6200 watts. Now define a watt. सही है, एक watt को define करना है. So to define 1 watt, what's the you need to define a watt. ठीक है, energy per unit time is power. You're not defining power. You need to define a watt. When 1 joule of energy is produced, converted, transferred in 1 second. क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस भी हो सकती है, क्रिएट तो खैर नहीं हो सकती, बट जनरेट हो सकती है, वर्क डन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. When 1 joule of work is done in 1 second. हाँ, क्वेश्चन 27 है. सही है. When 1 joule of work is done in 1 second, your work done is your power is 1 watt. When 1 joule of work is done in 1 second, your power is said to be 1 watt. ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो when 1 joule of energy is generated in 1 second, the power is said to be 1 watt. क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों केसेस के अंदर हो सकता है ना. हो सकता है आप एक पावर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर पे आप एनर्जी लूज कर रहे हैं या आप एनर्जी गेन कर रहे हैं. जब हम इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशंस की बात करते हैं तो वो इनपुट पावर या आउटपुट पावर की जब बात हो रही होती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. यहाँ पे बल्ब्स की वॉटेज या पावर पंखे की वॉटेज की बात चल रही है तो वो क्या कर रहा है, वो उल्टा कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा है. तो पावर दोनों केसेस के अंदर हो सकता है. पावर जनरेट भी हो सकती है, पावर यूज भी हो सकती है एज वर्क डन. सो ईदर वन इज फाइन. सो व्हेन 1 joule of work is done in 1 second. सही है, या when 1 joule of energy is generated in 1 second. So either one is going to be fine. The lift and the man have a total mass of 580 kilograms. The lift moves up a distance of 12 meters in 15 seconds. Now question पढ़ के आपको क्या लगता है कि ये किस बारे में सवाल होगा? Again, always draw conclusions. That helps you. हाइट और मास से क्या रिलेट करता है? फोर्स रिलेट नहीं कर सकता. सो यस, पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोबेबली द प्रोबेबिलिस्टिक. सही है. कैलकुलेट द टेंशन इन द केबल व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड पे मूव करने का मतलब ये है कि योर अपवर्ड फोर्स एंड योर डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल. तो मतलब द टेंशन इन द केबल मस्ट बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिफ्ट एंड द पैसेंजर. सही है. सो क्वेश्चन कह रहा है द टोटल मास इज हाउ मच? 580. वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू जी. मास 580 है, जी की वैल्यू कितनी है? दैट्स 10. सो यू गॉट 5800 न्यूटन्स. सही है. सो द लिफ्ट एंड द मैन इन द केबल व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. सो कांस्टेंट स्पीड मींस योर अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल. सो आपका जो डाउनवर्ड वेट है वही आपका टेंशन भी होगा. कैलकुलेट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिफ्ट एंड मैन. तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए आपको, mgh. यस. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh. m जो है दैट्स 580, g जो है दैट्स 10 एंड h जो है दैट्स 12. चाहिए? someone was saying something. Okay. 69600 joules. So that's going to be your potential energy.
तो आपका आंसर जो है वो 70,000 भी हो सकता है। 70,000 जो है वो 2 SF के ऊपर, नहीं नहीं, 70,000 जो है वो 2 SF के ऊपर है, और 69,600 जो है वो 3 SF के ऊपर है। दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल होंगे। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। ठीक है, व्हाट्स द इनपुट एंड व्हाट्स द आउटपुट? इनपुट कितना है? द इनपुट पावर टू द मोटर इज 620 वॉट्स, 6020 नहीं सॉरी 6200 वॉट्स। एंड टोटल कितनी देर तक जो है वो लिफ्ट चली है? 15 सेकेंड्स। सही है। तो एक तो आपके पास आ जाएगा 6200 मल्टीप्लाइड बाय 15, और आंसर इज गोइंग टू बी 93,000 जूल्स। सही है। 93,000 जूल्स की एनर्जी लिफ्ट को मिली। अब एफिशिएंसी के बारे में मैंने क्या बताया था? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी में एक 2 SF के ऊपर है और एक 3 SF के ऊपर है। अगर 696,000 को अगर आप 2 SF पे राउंड ऑफ करोगे तो 70,000 बन जाएगा। सही है। सो इन दिस केस छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। ना एफिशिएंसी के लिए आप एक चीज़ याद रख सकते हो कि फिजिक्स के कोर्स के अंदर एफिशिएंसी कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होगी। सही, 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी हो नहीं सकती। ठीक है, तो आपकी जो छोटी वैल्यू है वो हमेशा न्यूमरेटर में होगी, और जो बड़ी वैल्यू है वो हमेशा कहाँ होगी? डिनोमिनेटर में। नाउ द स्मॉलर वैल्यू इज 69600, दैट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द लिफ्ट गेव, और द लिफ्ट गेव टू द एलिवेटर एंड द मैन। ठीक है, तो आपके पास 69600 आ जाएगा, डिवाइड बाय 93 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 74.83%। या इसको हम 75 भी लिख सकते हैं, या इसको हम 74.8% भी लिख सकते हैं। But 75% would be preferred of course। 80 नहीं जा सकता ना बेटा। अच्छा ये ठीक है, तो थैंक्स फॉर रेजिंग दैट पॉइंट। अगर आपने 70,000 लिखा है, सही है सही है, अगर आपने 70,000 लिखा है ऊपर राउंड ऑफ करने के बाद, आपने क्या लिखा? आपने ऊपर 70,000 जूल्स लिया है आफ्टर राउंडिंग ऑफ, you're still going to use 69,600 as your value in the next part. Now it's very important to understand this. जो आप वैल्यू राउंड ऑफ करोगे वो वैल्यू आप यूज नहीं करोगे। The value you round off, you're not going to use it. सही है। अगर एक वैल्यू आपने निकाली, उसका आपने आंसर दे दिया, एंड देन यू नीड टू यूज द सेम वैल्यू आफ्टर। अगर नेक्स्ट पार्ट में आपको वो सेम वैल्यू यूज़ करनी है तो आप जो वैल्यू आपने अप्रॉक्सीमेट की है वो यूज़ नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेटर ने दी थी आप वो यूज़ करेंगे। अगर आपने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू यूज़ की, वेरी लाइकली आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल 75 पॉइंट समथिंग है, आपने 75 पॉइंट समथिंग 3 SF के ऊपर दिया, गलत हो जाएगा। 2 SF के ऊपर 75% लिखोगे तो वो सही होगा, राइट। 3 SF के ऊपर 74.8 आना चाहिए बस। अब अगर आपने 75 पॉइंट समथिंग लिखा तो वो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है ना। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दीज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड मेकिंग श्योर कि you use the correct values. Now, one very interesting thing that you can do with your calculators is, मैं calculator के ऊपर आज इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें I'll explain this। कैलकुलेटर के अंदर आप अपनी वैल्यूज जो है वो सेव कर सकते हैं। हाँ सही है, तो आप अपनी वैल्यूज जो है वो सेव कर सकते हैं, तो आप वैल्यू जो है वो सेव कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ही आपको देखे कि यार काफ़ी लंबा सवाल है, आपने ऑटोमेटिकली जितनी भी वैल्यूज़ निकाली वो एक एक करके सेव करते रहो, क्योंकि अगर लंबा सवाल है तो इवेंचुअली पार्ट ए जो है वो पार्ट एफ के अंदर कहीं जाके यूज़ हो रहा होगा। अब अगर पार्ट ए जो है वो पार्ट एफ के अंदर कहीं जाके यूज़ हो रहा है, हाँ बेटा 2 मिनट बाद। सो अगर हम जो है वो क्या कर रहे हैं, अगर हम पार्ट ए की वैल्यू यूज़ करना चाह रहे हैं पार्ट एफ के अंदर, तो जो पार्ट ए में वैल्यू लिखी है वो हम यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक है, हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे जो पार्ट ए में एक्चुअली कैलकुलेटर ने दी थी। अब जाहिर सी बात है ए में जो आप वैल्यू कैलकुलेट की थी वो याद तो होगी नहीं आपको, सही है। तो फिर उसका क्या करेंगे, कैसे बैठ के पार्ट ए वापस कैलकुलेट करने से बेहतर है जैसे ही आपने पार्ट ए सॉल्व किया, आपने ए के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो क्या कर दी, सेव कर दी। अब क्वेश्चन एफ के अंदर पार्ट ए यूज कर रहा है तो आपने ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू समन की, एंड दैट्स एसेंशियली व्हाट यू नीड टू, उसमें स्टोर हो जाता है। यस, सही है। तो अगेन दैट्स अ वेरी, मैं बाद में आज जो एक वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो जाके देख लेना, दैट्स एसेंशियली अ वीडियो ऑन हाउ टू यूज अ कैलकुलेटर। ठीक है भाई, ये कहानी क्लियर है? ऑल राइट, नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ये वही स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला जो है, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, टॉपिक 19 है मेरे ख्याल में, वो जाके देखना। और फिर ये क्वेश्चन जो है वो आप वापस से अटेम्प्ट करना। बुक के ऊपर अभी ध्यान दो भी नहीं, बुक अभी वैसे भी नहीं करना। आपने सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, आपने पास पेपर सॉल्व करने, और जो पास पेपर सॉल्व नहीं हो रहे जिस टॉपिक के, उसकी जाके वीडियोस देखनी है। बैठ के जो है वो अंधाधुंध सारी वीडियो, सारे पास पेपर्स, ये इस तरह की हरकत नहीं करना, आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करेंगे। सही है। सो यू सॉल्व पास पेपर्स फर्स्ट, आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कौन सा टॉपिक है, मेरे पास ले आओ, मैं आपको बता दूंगा कि यार ये वाली वीडियो जाके देख लेना। ठीक है। तो इवेंचुअली फिर विंटर्स के अंदर आप कर सकते हो कि यार रोज़ की दो तीन वीडियोस उठा के देख ली, 5-5 10-10 मिनट की वीडियोस है मैक्सिमम। ठीक है। तो उसमें यह है कि आपका पूरा यूनिट 1 जो है वो कवर हो जाएगा, वापस से एक बार सारी चीज़ें फ्रेश आपके जहन में हो जाएंगी। तो मेरा सजेशन ये होगा कि विंटर वेकेशंस में 15 से 20 मिनट निकाल लेना रोज़ के, वो वीडियोस देख लेना, तो उससे ये है कि सारी चीज़ें फ्रेश रहेंगी दिमाग में। Now, figure 9.1 shows a car braking on a road and coming to rest. Explain what is meant by thinking distance. नहीं, क्वेश्चन बोला है थिंकिंग डिस्टेंस क्या है, इट्स नॉट टाइम। हाँ, अब नहीं। सो द बेटर आइडिया वुड बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। जो तुम कह रहे हो कि डिस्टेंस, सो द टाइम इन बिटवीन थिंकिंग एंड ब्रेकिंग, उसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट द थिंकिंग डिस्टेंस। व्हाट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, या डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर द brakes are applied. The distance traveled after the brakes are applied. Acha B. An engineer conducts a test on the car and finds that braking distance is greater when the car is fully loaded than when it is unloaded. That's obvious. इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि why is that? फोर्स नहीं, मास एंड एक्सेलरेशन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मास आप इंक्रीज कर दोगे तो जो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन है वो कम हो जाएगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम रोड कंडीशन, स्टेट व्हाट मस्ट बी केप्ट द सेम इन द टेस्ट? इनिशियल स्पीड, या ब्रेकिंग स्पीड कह दो। ब्रेकिंग स्पीड का मतलब क्या, जिस स्पीड पे आप ब्रेक कर रहे हैं। तो टायर्स जो है वो एक एक्सपेरिमेंट पे डिटेरियोरेट नहीं होते, टायर्स का लाइफ स्पैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सही है। टायर दैट वुडंट बी अ प्रैक्टिकल चॉइस कि टायर्स की कंडीशन जो है वो सेम होनी चाहिए। टायर्स की कंडीशन 3 4 5 बार ब्रेक लगाने से टायर्स की कंडीशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सही है। हाँ, अलबत्ता ये है कि एक एक्सपेरिमेंट में आप 50 की स्पीड से ब्रेक कर रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट में आप 70 की स्पीड से ब्रेक कर रहे हो, तो दैट्स अ लॉजिकल फैलेसी। सही, यू कैन नॉट डू दैट। Now explain why the car has a greater braking distance when fully loaded. So like I said, mass and acceleration are inversely proportional. Mass and acceleration are inversely proportional. इसके साथ साथ ये पॉइंट भी ऐड कर दो, a larger mass decreases
हाँ स्टॉपिंग स्पीड है यहाँ पे, तो डिक्रीजेस डीसेलरेशन. A larger mass decreases deceleration for the same amount of braking force. For the same amount of braking force. सही है. State and explain how one road condition affects the braking distance of the car. State and explain how one road condition affects. Use ideas about friction. Wet road, less friction. लेकिन state and explain how affects the braking distance. तो आपको ये बताना जरूरी है कि braking distance increase हो रहा है. Yes. So less friction on wet road. Hence, less friction on wet road, hence braking distance increases. जी बोलो. फ्रिक्शन के साथ ग्रिप इज फ्रिक्शन, राइट. फ्रिक्शन बढ़ा दोगे ग्रिप इंक्रीज हो जाएगी, फ्रिक्शन कम कर दोगे ग्रिप कम हो जाएगी. क्योंकि ही वॉज सेइंग एक्सेलरेशन. कोई किसी ने उस वक्त एक्सेलरेशन बोला था तो मैंने मना किया कि भाई एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे, डिसेलरेशन लिखेंगे. इस तरह से फिर मैंने डिसेलरेशन लिख दिया. डिक्रीजेस डिसेलरेशन. एक्सेलरेशन नहीं लिख सकते ना बेटा. एक्सेलरेशन का मतलब आप ब्रेक नहीं कर रहे ना, आप तो उल्टा स्पीड बढ़ा रहे हैं. आप यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात चल रही है, आप एक्सेलरेशन कैसे कह सकते हो? वापस बोलो. नहीं, अगेन यू डिडंट अंडरस्टैंड द पॉइंट. अगर आपकी गाड़ी का मास कम है, आपकी डिसेलरेशन ज़्यादा होगी. अगर आपकी गाड़ी का मास ज़्यादा है, आपकी डिसेलरेशन कम हो जाएगी. दैट वाज द पॉइंट दैट वी आर मेकिंग ओवर हियर. एक्सप्लेन हाउ वाइडर टायर्स अफेक्ट द प्रेशर ऑफ द कार ऑन द सर्फेस ऑफ द रोड. प्रेशर क्या हो जाएगा? मोर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डिक्रीजेस. एक मार्क का है. हाँ, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. सो सरफेस एरिया increases, pressure decreases. आप यहाँ पे एक सेकेंड पॉइंट ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि एरिया एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. So pressure and area are inversely proportional. ठीक है? या ऑलराइट. सो ये जो है, हाँ मेरे ख्याल में लिख लें बेहतर है. इट एक्सप्लेन्स के वाई आर यू सेइंग कि भाई सरफेस एरिया इंक्रीज होने से प्रेशर कम हो रहा है. वाई? बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बिकॉज द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन. एक्सप्लेन में कोशिश करें कि आप जितनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप दे सकें वो ज़्यादा बेहतर होगी. व्हेन द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन. इनवर्स. ठीक है, तो मेरे ख्याल में दिस क्वेश्चन, अच्छा पार्ट ई भी है. Part E says the car has a total mass of 900 kilograms and is traveling at 20 meters per second. At time t is equals to 0, the driver sees an accident ahead. He applies the brakes at t is equals to 0.6. After brakes are applied, the car comes to rest in a further 4 seconds. यहाँ पे everyone calculate the deceleration. So the driver, he applies the brakes at t is equals to 0.6. After the brakes are applied, the car comes to rest in further 4 seconds. सही है. तो आपका change in velocity जो है वो कितना है? नहीं, 20/4. That's gonna be 5 meters per second squared. आपकी initial speed दी हुई है कितनी? Car is traveling at 20 meters per second.
एंड ब्रेक मारने पे इट कम्स टू अ रेस्ट इन फर्दर 4 सेकेंड्स, मतलब 20 मीटर्स पर सेकेंड से 0 मीटर्स पर सेकेंड पे आई है in what amount of time? In 4 seconds. So we can say that acceleration is change in velocity upon time. So from there we can say that the deceleration is going to be 5 meters per second squared. Calculate the braking force. So we have 9 kg braking force निकालना है, तो F is equals to ma. सही है. Mass is 900, deceleration is 5, तो 4500 newtons जो है वो आपका आंसर होगा. Does that make sense? ठीक है. हाँ, क्वेश्चन बोल रहा. After the brakes are applied, the car comes to rest in further 4 seconds. On figure 9.2, draw speed time graph. ठीक है, तो ये 1 ले लेते हैं, मतलब 0.6 सेकेंड्स तक ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है. सही है. So now what we can say is that we need to draw 4.6 seconds. So you 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो 0.6 seconds तक तो वो सोचता रहा, और उस 0.6 seconds के बाद 4 seconds लगा है उसने ब्रेक लगाने में. ये आपने ब्रेक लगा दी. चाहिए क्वेश्चन है, डिस्टेंस बोला है, स्पीड टाइम ग्राफ. हाँ ठीक है, सही है. सो 0.6 सेकेंड्स के लिए उसने सोचा है, तो मतलब आपकी 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड थी, दैट्स गोइंग टू स्टे द सेम फॉर 0.6 सेकेंड्स. सही है. थिंकिंग डिस्टेंस है ना 0.6 सेकेंड्स का, तो उस वक्त तक आपकी स्पीड तो सेम रहेगी. अभी ब्रेक लगाया तो नहीं है, बट उसके बाद जब आप ब्रेक लगाओगे तो आपके पास कांस्टेंट डिसेलरेशन आनी चाहिए. 0.6 सेकेंड्स पे वो ब्रेक लगाता है, 4 सेकेंड बाद रुक जाता है, तो 4 सेकेंड्स तक के लिए आपके पास क्या होगी? एक स्ट्रेट डायगोनल लाइन होगी. डज दैट मेक सेंस? ये गाने क्लियर है? State how your graph in 3 can be used to find the total distance. Area under graph. ठीक है. All right. So let's keep it till here for today. आज क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट किया है. ठीक है, चलो मचाज, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.